Good morning, students. Our next topic is antimicrobials. Antimicrobials. So, what type of drugs are antimicrobials? So, anti means against, and microbials means microbes. Means those chemicals which are against the metabolic activity of microbes. So, what are microbes? Microbes may be bacteria, maybe viruses, maybe fungi. So, all those chemicals which are against these microorganisms are said to be antimicrobial drugs. Clear? If the chemicals are working against the bacteria, then those are called antibacterial. Those who are effective against and viruses are called antiviral, and those are against fungi are known as antifungal drugs, and those which are against parasites are known as antiparasitic drugs. All of these microbes are generally disease causing agents. Clear? So next is antimicrobial drug classification. How we can classify antimicrobial drugs into various categories? These antimicrobial drugs are classified into main three categories: antibiotic and antiseptic and disinfectants. Clear? So first of all, we'll discuss about what type of drugs are antibiotic. Clear? Antibiotic, bio means life. Clear? Basically these are the drugs which are against the life of bacteria and fungi. So these are the chemical substances which affect the metabolic activity of bacteria and fungi. Initially antibiotics were considered that these were only obtained from the microbes that can inhibit the growth of the microorganisms. अब बेसिकली देखो, कोई भी ड्रग्स है, अगर हम बात करें कि अगर हमने पॉइजन को ख़त्म करना है तो पॉइजन ही चाहिए, तो पहले यही सोचा जाता था कि जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सारे बैक्टीरिया से ही मिलते हैं. दीज वर ऑब्टेन्ड इन द एंशिएंट टाइम ओनली फ्रॉम द बैक्टीरिया, ओनली फ्रॉम द माइक्रोब्स रूट्स. सो यही सोचा जाता था कि जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होंगे, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ही क्या होंगे? पॉइजन होंगे. क्लियर? जैसे कुछ पॉइजन को, जैसे स्नेक बाइट की अगर पॉइजन हमारी बॉडी में फैल जाए तो उसको भी ख़त्म करने के लिए हमें बॉडी में पॉइजन ही लेके जानी पड़ती है, क्योंकि पॉइजन ही पॉइजन को ख़त्म करती है. क्लियर? तो इस तरीके से अगर किसी बैक्टीरिया और फंजाई के इन्फेक्शन को ख़त्म करना है तो जो केमिकल्स हैं वो भी बैक्टीरिया और फंजाई से ही ऑब्टेन होंगे. क्लियर? लेकिन उस कुछ टाइम के बाद इनिशियली ये सोचा जाता था कि एंटीबायोटिक्स वर ओनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द microbes, but some purely synthetic compounds also have antibacterial activity. Clear? तो ये जो डेफिनेशन थी ये चेंज हो गई थी. अब एंटीबायोटिक की जो डेफिनेशन है वो नाउ द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक: chemical substances produced wholly or partly by the chemical synthesis which in low concentration inhibit the growth of microorganisms. मतलब वो केमिकल्स या तो वो कंप्लीटली हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिले या फिर पार्टली. क्लियर? वो केमिकल जो हमें कंप्लीटली या पार्शली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन हो. क्लियर? ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स. क्लियर? अब एंटीबायोटिक्स की रिसर्च स्टार्ट हुई. जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एंटीबायोटिक बनानी शुरू की, उसने 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला उसे. क्लियर? जिसने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी जो साइफिल, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, उसके अगेंस्ट काम करती थी. और उस मेडिसिन का नेम था सल्वारसन, जिसका नेम आर्सफिनामीन भी है. सल्वारसन इज़ अ कॉमन नेम. क्लियर? सो आर्स, व्हाट डज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्स? आर्स इज आर्सेनिक बॉन्डिंग. उसने इस मेडिसिन को तैयार किया. क्लियर? 1908 में. उसमें आर्सेनिक की लिंकेज थी. क्लियर? एंड दिस इज टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन, बट इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया दैट कॉजेज साइफिल्स इन द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के लिए ये टॉक्सिक थी, लेकिन जो साइफिल नाम की डिसीज़ है जो जिस बैक्टीरिया से होती है, उस बैक्टीरिया को ये ह्यूमन में एंटर करने से ही रोकती थी, क्योंकि ये उस बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म करती थी. क्लियर? अब उसने आर्सेनिक सल्वारसन नाम की जो मेडिसिन तैयार की थी, उसके बाद क्योंकि ये टॉक्सिक थी ह्यूमन बीइंग के लिए, दैट्स वाई साइमल्टेनियसली ही वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन द एजोडाइज. क्लियर? हिज नेक्स्ट टारगेट वॉज एजोडाइज. सो इन नेक्स्ट डिस्कवरी ऑल्सो डन बाय Paul Ehrlich,
that was azodized, N double bond N. In 1932 he was succeed in the discovery of prontocell, that is the structure of prontocell resembling to somewhat resembling to salvarsan. The only difference is found N double bond N. Clear? Now nitrogen and arsenic both are member of group number 15 of the periodic table, so they are having similar properties. That's why. And one more important point regarding this prontocell, that here we have azo group, that is N double bond N, and it is having particular color. इसका कलर अलग होता है. अगर किसी टिश्यू में प्रॉब्लम है, उसको कलर करना है, उसको लोकेट करना है, तो कलर से उसको लोकेट करना क्या होगा, ईजी होगा. दैट्स वाई ये जो प्रोंटोसेल की डिस्कवरी थी, ये काफ़ी अच्छी डिस्कवरी थी. और प्रोंटोसेल हमारी बॉडी में जाके सल्फा एनिलिमाइड में चेंज हो जाता है. क्लियर? इसी वजह से इसमें मॉडिफिकेशंस लाके जो नेक्स्ट ड्रग्स बनी थी उन्हें कहा गया था सल्फा ड्रग्स. क्लियर? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोंटोसेल, नेक्स्ट रिसर्च जिस पे काम चल रहा था वो कौन सा था, सल्फा ड्रग्स. एंड दीज वर वेरी पॉपुलर ड्रग्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया इन द 1930 to 1940. क्लियर? उस टाइम पे ये ड्रग्स काफ़ी पॉपुलर थी और मार्केट में काफ़ी पॉपुलर थी. नेक्स्ट, the most pronounced name in the field of science and biology is Alexander Fleming, जिसने 1929 में फर्स्ट एंटीबायोटिक का आइडिया दिया था, जिसका नाम था पेंसिलियम फंगस. क्लियर? उसने 1929 में पेंसिलियम फंगस का आइडिया दिया था एंड ही वाज सक्सीडेड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द सेम इन 1941. उसे टोटल 14 ईयर्स लग गए थे, 13 ईयर्स लग गए थे उसके रिसर्च के लिए. क्लियर? और ये जो एंटीबायोटिक थी दैट वाज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द अटैक ऑफ बैक्टीरिया. क्लियर? सो ये एंटीबायोटिक थी. टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोकाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियोकाइडल? बैक्टीरियोकाइडल मीन्स किलिंग, जो बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे. वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे दोज आर नोन एज बैक्टीरियोकाइडल. एंड जो उसकी ग्रोथ को रोक देंगे, स्टेबल कर देंगे, वो होंगे बैक्टीरियोस्टैटिक. क्लियर? पेनिसिलिन, ऑफ्लॉक्सिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल, ऑल ऑफ these two are known as बैक्टीरियोकाइडल. ये किल करेंगे डायरेक्ट बैक्टीरिया को, ये पेनिसिलिन और ऑफ्लॉक्सिन. एंड एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरमफेनिकोल ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे. Range of antibiotics. Now we have 3 types of range of antibiotic. Basically bacteria, on the basis of the shape, bacteria is divided into 2 categories: gram positive bacteria and gram negative bacteria. Some bacteria give positive strain test of the gram. That's why those bacteria which give positive strain test are known as gram positive bacteria, and those which do not give positive strain test are known as gram negative bacteria. Those chemicals which kill both gram positive as well as gram negative. अब देखो बैक्टीरिया की 2 टाइप्स थी, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव. क्लियर? और जो केमिकल्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को किल करेंगे वो क्या होंगे, ग्राम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. जो इनमें से सिर्फ एक ही कैटेगरी को किल करेगा वो क्या होगा, नैरो स्पेक्ट्रम. और जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा वो क्या होगा, लिमिटेड स्पेक्ट्रम. Clear? Chloramphenicol, vancomycin, these are broad spectrum antibiotic. Desirine, it is a effective medicine that is working against the cancer cell. That is a limited spectrum antibiotic. Clear? Next category of the antimicrobial drug is antiseptic. Now what type of drugs are antiseptic? Those chemical substances which are applied to the living tissue such as wounds, cuts and ulcers and diseased skin surface. अगर हमें कोई भी चोट लगे, एक्सीडेंट हो जाए हमारा, तो हम अपनी बॉडी पे क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ड्रेसिंग करवाते हैं. क्लियर? और उस वाउंड्स को क्लीन करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, कोई ना कोई एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं हमारी बॉडी पे, जैसे फ्यूरासिन एंड सोफ्रामाइसिन. दीज आर ऑल्सो नोन एज एंटीसेप्टिक. कोई भी डिसीज्ड स्किन सरफेस होगी उसको हील करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो केमिकल यूज़ होते हैं दैट आर नोन एज एंटीसेप्टिक्स.
क्लियर, दीज आर नॉट इंजेस्टेड लाइक एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक है वो हमारी बॉडी में ऑरली इंजेस्ट किए जाते हैं थ्रू माउथ, क्लियर, लेकिन ये इंजेस्ट नहीं किए जाते, ये अप्लाई होते हैं। जनरली दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लोशंस और इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट ऑल्सो अप्लाइड, और these are not ingested. Sometimes some antiseptics are mold in the form of tablets, clear, but 99% of the antiseptics are applied on the skin, clear. The most common antiseptic which we use in our home is Dettol, and Dettol is having two constituents, that is chloroxylenol and alpha terpinol, clear. These are the two main important constituents of Dettol. This is an NCERT question that write the name of the constituent of Dettol. Dettol किस किस चीज़ से बना होता है? क्लोरोजाइलिनोन एंड अल्फा टर्पिनोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोप के पास भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज बिथियोनल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस बार भी पूछा गया है, ये आई थिंक 4 to 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है सीबीएसई में, दैट वाई बिथियोनल इज एडेड टू सोप। बिथियोनल इज एडेड टू सोप इन ऑर्डर टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। क्योंकि बिथियोनल को इस वजह से ऐड करते हैं क्योंकि बिथियोनल क्या करता है? सोप को एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट एंटीसेप्टिक, मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक that was used in the ancient time by the doctors, 2 to 3% solution of iodine in alcohol and water। डॉक्टर के पास एक येलो कलर की पेस्ट होती थी, जब भी हम ड्रेसिंग करवाते थे डॉक्टर पहले क्या करते थे? येलो कलर की पेस्ट अप्लाई करते थे। बेसिकली डॉक्टर उसे टिंक्चर प्रोनाउंस करते थे। नो, व्हाट इज टिंक्चर? टिंक्चर बिकॉज आयोडीन इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक, क्लियर। जो आयोडीन है वो एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है, और अगर उसी के सोल्यूशन को हम अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में तैयार कर लें, clear, then it become tincture of iodine, clear, and that is very effective antiseptic for the wounds, clear. Next, boric acid solution is used as an antiseptic for the eyes. Disinfectant. Now next category of the antimicrobial drugs are disinfectant. Now what is the difference between antiseptic and disinfectant? Antiseptics are applied on the living tissues, while the disinfectants are inanimate object like floor tiles, clear, टॉयलेट सीट, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स। अगर किसी भी इनएनिमेट मैटर को क्लीन करना है तब हम एंटीसेप्टिक नहीं अप्लाई करेंगे। ये थोड़ी ना कि हम डेटोल यूज़ करते हैं हम अपनी बॉडी के लिए, क्लियर। अब हार्पिक यूज़ करते हैं, कॉलिन यूज़ करते हैं, उनको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? दैट आर यूज फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, क्लियर। द मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स आर क्लोरीन। Chlorine in the concentration of 0.2 to 0.4 ppm is used as a better disinfectant. SO2 is also used as an disinfectant. Phenol. Some substances that can act as antiseptic as well as disinfectant at very varying concentration. Like phenol. If the phenol is having concentration of 0.2%, then it is antiseptic. But phenol in the concentration of 1% acting as a disinfectant. फिनॉल इतनी कंसंट्रेशन पे एंटीसेप्टिक होगा, इस कंसंट्रेशन पे बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट होगा, क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग्स आर, नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स दैट आर एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, क्लियर। वी नो female form 2 type of hormones, progesterone and estrogen in their body. As soon as the female woman cross the puberty age, clear, her body tries to form 2 types of hormone, that is estrogen and progesterone, clear, that makes the woman fertile for sexual reproduction, clear. Now what type of anti-fertile? So progesterone and estrogen are used for increasing the fertility of the woman. Now what are anti-fertility drugs? So anti-fertility drugs refers to those chemicals which are against the fertility, means those chemicals which are against the fertility of the woman, clear. These are used for forming birth control pills. These are used for the family planning, clear. So most common anti-fertility drug is novastrol, clear. So we have covered the first part of the chapter, that is chemistry in medicines. Now we'll discuss next part,
that is chemistry in food. So next topic is chemicals in food. Chemicals are added to food for their preservation, enhancing their appeal, adding nutritive value in them, and main categories of food additives are as follows. अब chemicals जो हम ऐड करते हैं फूड में उसके बहुत सारे पर्पस हैं. एक तो फूड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करने के लिए, एक उसको प्रिजर्व रखने के लिए ज़्यादा देर, और उसमें दूसरा उसकी अपील को इन्हेंस करने के लिए, उसका कलर इम्प्रेसिव बनाने के लिए. क्लियर. फ्लेवर्स ऐड करते हैं हम उसमें, फैट को इमल्सिफाई करते हैं ताकि फैट हमारी बॉडी में जाके अच्छे तरीके से डिजोल्व हो जाए. क्लियर. फ्लोर को इम्प्रूव करते हैं हम उसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मिनरल्स और विटामिन ऐड करते हैं उसमें. क्लियर. एक्सेप्ट फॉर द कैटेगरी ऑफ 7, नन ऑफ द अबव एडिटिव्स हैव न्यूट्रिटिव वैल्यूज. इनमें से किसी में भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती 7th कैटेगरी को छोड़ के. क्लियर. सो in +2 class we'll discuss about only preservatives and antioxidants and artificial sweeteners. क्लियर. अब फूड में काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 केमिकल्स हैं. एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एक फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं. क्लियर. सो विल डिस्कस वन बाय वन. सो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स दैट वी यूज्ड इन आवर फूड. नाउ विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स. वी नो दैट जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं जैसे कि सुक्रोज हैं, ऐड कैलोरी इनटेक. देयरफॉर मैनी पीपल प्रेफर टू यूज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्योंकि वो हमारी कैलोरीज को बढ़ा देते हैं. क्लियर. और जो भी पर्सन कैलोरी कॉन्शियस है, क्लियर, उनको नेचुरल स्वीटनर तो वो अपनी डाइट में यूज़ नहीं करते. क्लियर. सो इनकी डिस्कवरीज में जो सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर बना था दैट वाज ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, ऑल्सो नोन एज सैक्रीन. दैट इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हैज़ बीन यूज्ड एज अ स्वीटनिंग. इट वाज डिस्कवर्ड. सैक्रीन जो कि बहुत पॉपुलर है 1879 से. इट इज़ अबाउट रफली 550 टाइम्स स्वीटर दैन द केन शुगर ऑन द मास टू मास बेसिस. अगर हम 1 ग्राम शुगर का लें और 1 ग्राम सैक्रीन का लें, सैक्रीन इज़ अबाउट 550 टाइम्स स्वीटर. 1 ग्राम सैक्रीन का शुगर के 1 ग्राम से 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होगा. क्लियर. सो इट इज़ एंटायरली टू बी हार्मलेस व्हेन टेकन. क्लियर. डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है ये स्वीटनर्स. क्लियर. और जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो हम अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं, दैट आर एस्पार्टेम विच इज़ मेड अप ऑफ एस्पार्टिक एसिड. इसके 2 कंपोनेंट हैं, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर, which is about 100 times, roughly 100 times sweeter than the sugar on the mass to mass basis. This is the structure for saccharine, which is benzene sulfonamide, orthosulfonamide. Clear. Next, which is a component of sucrose. This artificial sweetener is obtained from sucrose, which is natural sweetener. So it is about roughly 600 times sweeter than the sugar. Clear. One difficulty arises when we use aspartame as a artificial sweetener. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि aspartame को हम कौन सी डिफिकल्टी अराइज होती है जब हम यूज़ करते हैं एज आर्टिफिशियल स्वीटनर. बिकॉज इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सो कम्प्लेक्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 2 parts, aspartic acid and phenyl alanine methyl ester. Clear. So whenever we heat this to the baking temperature, it decomposes into 2 parts, due to which taste of the food become unpleasant and it is unfit for the consumption. Clear. That's why the use of aspartame is limited to the cold foodstuffs only, like beverages and ice creams. Clear. So aspartame को हम cold foodstuffs के लिए ही use कर सकते हैं, hot foodstuffs के लिए इसको use नहीं कर सकते, because the only reason behind this is it decomposes at high temperature. हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है, इस वजह से बेकिंग के लिए हम इसको यूज नहीं करते. क्लियर. The another artificial sweetener is allitame. Allitame is having formula like this and it is 2000 times sweeter than sugar. The high potency sweetener. बहुत ज़्यादा स्वीटनेस है, इसका थोड़ा सा भी अमाउंट ज़्यादा हो गया स्वीटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. That's why it is very difficult to control the sweetness of this sweetener. Clear. That's why allitame, we cannot use allitame because it is high potency sweetener. Although it is more stable than the aspartame, control of sweetness of the food is difficult while using it. So this is the difficulty when we use allitame as artificial sweetener. So these are the basic questions which are generally asked in the exam. Why we can't use aspartame? What difficulty arises when we use aspartame?
ये क्वेश्चन है कि कौन सी डिफिकल्टी राइज होती है जब हम एस्पार्टिम को एज आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं। एस्पार्टिम का जो मेन डिसएडवांटेज है, इट डीकम्पोज एट बेकिंग टेम्परेचर, सो वी कैन ओनली यूज इट फॉर द कोल्ड फूड स्टफ्स। एंड एलिडेम, what difficulty arises when we use एलिडेम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर? एलिडेम की हाई पोटेंसी है, उसकी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसको कंट्रोल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द केमिकल्स इन फूड इज फूड प्रिजर्वेटिव। नाउ विल डिस्कस अबाउट फूड प्रिजर्वेटिव्स। क्लियर? वट आर फूड प्रिजर्वेटिव? जो फूड को प्रिजर्व करके रखेंगे। प्रिजर्वेटिव मीन्स बचाने वाले केमिकल्स। Those chemicals which are used for the preservation of food and which increase the shelf life of food are known as food preservatives that prevent the spoilage of food due to microbes growth. Clear? और जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो हम घर पे भी यूज़ कर लेते हैं कई बार, टेबल सॉल्ट और शुगर, वेजिटेबल ऑयल। एंड द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव that is added to pickles and other eatables is sodium benzoate. Clear? It is used in a limited quantity and is metabolized in the body. And some other food preservatives are sorbic acid and propanoic acid that can also be used as a food preservative. Clear? One in-text question is there. Why do we require artificial sweetening agent? I think now you can answer this question. The first reason for using artificial sweetener is for the diabetic patient, because diabetic patient has to consume lesser amount of sugar. Clear? And another reason is for the calorie conscious persons. Clear? Those who want to control their calorie amount, they also can use artificial sweeteners. Thank you very much.